कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज पर। आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अंसारुल हक। आज की स्पेशल रिपोर्ट में जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वह सिर्फ चंपारण ही नहीं बल्कि एसटीवी न्यूज परिवार के लिए भी गर्व की बात है। देश को आजादी की राह दिखाने वाली धरती चंपारण ने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान सपूतों को जन्म दिया है, जिसने पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज हम आपको चंपारण के एक ऐसे ही प्रतिभावान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने वह कर दिखाया है जिस पर पूरे चंपारण को नाज है। यह युवा कोई और नहीं बल्कि मोतिहारी अगरवा मोहल्ला के रहने वाले, पेशे से शिक्षक मरहूम डॉक्टर काजी अशरफ अजीज के पुत्र हैं और एसटीवी न्यूज के एंकर सैयद फैसल अजीज हैं। सैयद फैसल अजीज साउथ अफ्रीका के एक फ्लाइंग स्कूल से एयर पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे चंपारण से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। इस बीच एसटीवी न्यूज को उन्होंने बताया है कि अभी वे प्राइवेट पायलट बने हैं। कमर्शियल पायलट की कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिसे वे कुछ दिनों में पूरा कर लेंगे, तब एयरलाइन पायलट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। फैसल अजीज के पायलट बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि बचपन में पहली बार पायलट बनने का ख्याल तब आया जब जिला स्कूल मोतिहारी में एक नेताजी की सभा में हेलीकॉप्टर देखे थे। इस वक्त कैप्टन फैसल अजीज हमारे साथ साउथ अफ्रीका से सीधा जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कैसे हासिल की उन्होंने यह उपलब्धि, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अभी आगे क्या कुछ करना है। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज पर। जी शुक्रिया। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि वाकई ये पूरे चंपारण सहित एसटीवी न्यूज परिवार के लिए भी गर्व की बात है। पिछले समय में आप इसी कुर्सी पे बैठ करके कभी न्यूज पढ़ा करते थे, आज उसी कुर्सी पे बैठकर मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहले पूरे चंपारण की तरफ से और एसटीवी न्यूज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस हौसला अफजाई के लिए। चलिए, सबसे पहले हम आपसे ये जान लेते हैं कि आप आज जो यह उपलब्धि आपको हासिल हुई है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? अंसारुल जी, इसका श्रेय जो है, सबसे पहले तो मैं अपने एसटीवी न्यूज़ के दर्शकों को प्यार भला सलाम। और इस जो आज मैं बन पाया हूँ या जिस मुकाम पे आज मैं हूँ, इन सब का श्रेय मेरे टीचर्स और जो भी हमारे बड़े और बुज़ुर्ग हैं, ये उन लोगों को जाता है। क्योंकि उन लोगों से जो मैंने सीखा है उसकी वजह से मैं इस काबिल बन पाया हूँ कि आज मैं यहाँ बैठ के आप सबके सामने अपनी जो भी अचीवमेंट है वो शेयर कर पा रहा हूँ। जी फैसल साहब, बचपन की आपकी ख्वाहिश थी, आपने ज़िला स्कूल में बहुत सारे उड़न खटोले को जो है लैंड करते हुए देखा और उसके बाद आपके मन में ये जिज्ञासा जगी, जैसा कि आपसे बात जब हुई थी तो आपने बताया। तो जी आपकी जो ये ख्वाहिश थी, इसको पूरा करने में, इस ड्रीम को, इस सपने को साकार करने में किस तरह के चैलेंज आपको फेस करने पड़े? देखिए, ख्वाब तो बहुत बड़ा मैंने पाल लिया था और इसकी कोशिश भी मैं बचपन से ही करता था। लेकिन जिस वक्त हम लोग जब 12th, ये जो सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आफ्टर 12th आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। उस दौर में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों पे ही हम सारे लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो एक ललक थी, एक चाह थी, तो हमेशा इन एविएशन से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो मैं अखबार में ढूंढता था, कहाँ है, कैसे मुझे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाऊँगा जिससे मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकूँ। तो ऐसे ही करते करते कुछ पेपर्स में इंफॉर्मेशन आते थे जिसको मैं देखता था, उसकी कटिंग करके अपने पास रखता था।
तो जब मैं 12th कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को, अपने पापा को, सब लोगों को बताया कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पायलट बनना है। तो उस वक्त तो सब लोग समझाने की कोशिश किए कि बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, बहुत रिस्की जॉब होता है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ और कोशिश करो। लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, करना है करो तुमको। फिर मैंने 2008 में जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, उस वक्त गर्ग एविएशन लिमिटेड, एक आपको यूपी में फ्लाइंग स्कूल है, तो सबसे पहले मैंने वहाँ एप्लीकेशन डाला, चूँकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। तो फॉर्म भरा, पटना में सेंटर हमारा मिला था, तो वहाँ मैं गया एग्ज़ाम देने। तो अल्लाह के करम से वो एग्ज़ाम्स भी मैंने क्लियर किया। लेकिन जब एग्ज़ाम्स में पास कर गया, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो एविएशन में बहुत मैंडेटरी है, जैसे आपका मेडिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 3 तरह के क्लास वाइज मेडिकल होते हैं, क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1। दिनों के बाद उसका रिज़ल्ट आया, तो घर पे एक कॉल लेटर आया कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आगे आप जो भी मेडिकल्स के रिक्वायरमेंट हैं, क्लास 1, क्लास 2 मेडिकल कराना पड़ता है ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, कि आप में मेडिकली फिट हैं या नहीं है, उसके लिए कि आप ये मेडिकल करा के और आप स्कूल में आ जाइए एडमिशन के लिए। तो बड़ी मुश्किल से बचपन में पापा और घर वालों को समझाया था कि मुझे पायलट बनना है। तो उन लोगों ने उस वक्त समझाने की कोशिश की कि भाई बहुत रिस्की जॉब है या ऐसा है, तो इसको छोड़ के कुछ और चूज़ करो। लेकिन जब ये तो बचपन की कहानी थी, जब मैं 12th कर लिया तो उस वक्त थोड़ा सा समझदार हो गया था, बड़ा हो गया था। तो एडमिशन वगैरह, एग्ज़ाम्स वगैरह तो मैंने दे दिया। जब बात एडमिशन की आई तो पापा बहुत इमोशनल हो के ये कहने लगे कि कुछ और कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए। लेकिन मेरा दिल था कि नहीं भाई, मुझे पायलट बनना है। लेकिन अब शायद चूंकि मैं घर में इकलौता बेटा हूँ, तो शायद इस वजह से पापा इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुए कि पायलट बनो। चूंकि थोड़ा सा तो रिस्क तो हर जगह है, पायलट बने या आप कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पैदल चला रहे हो, तो पैदल चल रहे हो, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, हर जगह रिस्क है। लेकिन उस रिस्क को आप, रिस्क की वजह से आप अपने ड्रीम को फुलफिल न करें, ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो खैर, अब माँ बाप की ख्वाहिश थी कि कुछ और कर लो, तो उस वक्त मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, छोड़ दिया कि चलो ठीक है, माँ बाप की खुशी है तो कुछ और कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने हैदराबाद गया। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फर्दर स्टडीज़, फिर और उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने एक टेलीकॉम कंपनी ज्वाइन की। तो इस तरह से वक्त गुजरता चला गया। तो एक वक्त ख्याल आया कि तो वक्त गुजरता जा रहा है, और एविएशन में अगर आपको पायलट बनना है तो आपका एज, आपका मेडिकल फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज क्रॉस कर जाइएगा या आप मेडिकली अनफिट हो जाइएगा तो फिर आप नहीं है पायलट, आप नहीं बन सकते, या फिर जॉब भी नहीं कर सकते, एज एयरलाइन आपको लेगी ही नहीं। तो उस वक्त ख्याल आया कि अब तो वक्त गुजरता जा रहा है, अगर इस वक्त मैंने डिसीज़न नहीं लिया तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी और मैं अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उस वक्त मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर से एक दोबारा से मैंने बोला कि मुझे पायलट बनना है, और अगर अब नहीं कर पाया तो शायद फिर दोबारा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो खैर उन लोगों ने सपोर्ट किया, कहा कि ठीक है भाई चलो। तो उसके बाद जो चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल, आपको फंड अरेंज करने का और बाकी सारी चीज़ों को, फैसल साहब, निसंदेह कहानी जो आपने बताई वो बिल्कुल जो है तमाम उन लड़कों के लिए एक सीख देता है कि ज़िंदगी में जो तजर्बे, जो मुश्किलात आते हैं उससे किस तरह से सामना करना चाहिए, और अपने ड्रीम को, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किस स्तर तक मेहनत करने और डिवोटी होने की ज़रूरत है। फैसल साहब, जब उस सीन को हम चाहते हैं कि आप अपने शब्दों में बताएं, जब पहली बार आप एयरक्राफ्ट से उड़े थे तो वो कैसा आपको एहसास हुआ था? अंसारुल जी, ये जैसा आपने जो सवाल पूछा है, वाकई में ये बहुत दिल को छू जाने वाला है। क्योंकि बचपन से आप जिस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी उम्र आपने एक कोशिश की, और
बहुत लंबे वक्त के बाद जब आप एयरक्राफ्ट में कॉकपिट में और कंट्रोल आपके हाथ में हो, ये वाकई में कभी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। मेरे साथ जी। जब मैं यहाँ पे आया तो पहली जो फ्लाइट होती है बीइंग एज अ पायलट ट्रेनिंग, जो आपकी शुरुआत होती है वो होती है इंट्रो फ्लाइट। इससे आपको एयरक्राफ्ट से फैमिलियर कराया जाता है कि सारे कॉकपिट्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या है इनका एक्शन रिएक्शन क्या होता है, पूरी फिजिक्स उसमें अप्लाई होती है। क्योंकि ये सारा जो खेल है जहाज़ उड़ाने का वो बिल्कुल हवा के अगेंस्ट आप काम करते हैं और हवा के साथ ही आप खेलते हैं। तो जो भी पार्ट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, फ्लैप्स है, एलेरॉन, रडर्स, ये वगैरह, तो इनका क्या बेसिकली रोल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताई गई, सिखाई गई। और फर्स्ट इंट्रो फ्लाइट जो थी वो हमारी मैं स्टैंटन हमारे इंस्ट्रक्टर थे, मैं उनके साथ मेरी पहली इंट्रो फ्लाइट थी। मैं गया तो एक्चुअली जो ट्रेनिंग होती है वो एयरपोर्ट के पास में जनरल फ्लाइंग एरिया होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग इनिशियल जो पायलट ट्रेनिंग होती है वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पे ले जाने के बाद कुछ मैन्यूवर्स कराए जाते हैं, जैसे स्टॉल, स्पिन, स्पाइरल डाइव, इन सब की रिकवरी कराई जाती है। तो जब मैं पहली बार बैठा कॉकपिट में और रनवे की तरफ हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी मतलब मैं बैठ के बस ऐसे देख रहा था क्या क्या चीज़ है। और ये जिस चीज़ को मैं ज़मीन से कभी देखता था कि आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो इसमें कैसे पायलट इसको उड़ा रहा होगा, ये क्या क्या मशीन लगी होगी, और वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी। तो एक अलग तरह की खुशी थी। और खैर वहाँ से जब हम लोग टेक ऑफ किए रनवे से, पहली बार जब कंट्रोल आप लेते हैं और जब प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं तो एक अलग फील होता है आपको, मतलब वो पल जो है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर उसके बाद हम लोग जनरल फ्लाइंग एरिया में गए, फिर सारी चीज़ें जो भी मैनूवर्स थे वो हम लोगों ने किया। वाकई काफ़ी मज़ा आया। एक वीडियो जो आपकी आई है हम लोगों के पास, जिसमें जो आपके सीनियर है गालिबन, वो लोग आपके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं। ये इसका क्या, ये किस तरह का रस्म है या क्या कुछ है, ये इसके बारे में ज़रा बताएं। एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्री का एक ट्रेंड कह लीजिए, रिचुअल्स है, जिसको जैसे में कोई भी चीज़ पहली बार नया कुछ आप करते हैं तो आपको वाटर सैल्यूट दिया जाता है जी। तो एक उसी का एक हिस्सा है छोटा सा ये। जैसे हम लोग इनिशियल ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हमारी डुअल फ्लाइट होती है, यानी विद इंस्ट्रक्टर हम लोग को फ्लाइंग करना पड़ता है जी। लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, आप कैपेबल हो जाते हैं कि अब आप अकेले उड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आपको इनिशियल सोलो मिलता है जी। यानी इंस्ट्रक्टर अब ये आपको जज कर लेता है कि नहीं आप अब कैपेबल हैं, आप अकेले उड़ा सकते हैं, तो आपको इनिशियल सोलो दिया जाता है। मीन्स आप पहली बार एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाने जा रहे हैं जी। और जब आप उड़ाने जाते हैं और वापस जब उड़ा के आते हैं सक्सेसफुली बिना किसी नुकसान के, तो ये आपके लिए वो वाटर सैल्यूट होता है। तो सारे जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो सब आपकी, चूंकि वो पहली अकेले खुद की लैंडिंग होती है, सोलो आपने फ्लाइंग किया, खुद से एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड किया, तो इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है, वो इसलिए वो वाटर सैल्यूट हमें मिल रहा था। जी जी। तो वो वाटर सैल्यूट आपको दिया गया जब आप पहली बार प्लेन को आपने उड़ाया था अकेले। एक और चीज़ बीच में हम लोगों ने सुनी कि कोई आपके रूममेट थे जो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी इंडिया से ही थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। तो ये जो लम्हा था वो आप के लिए कितना बड़ा सदमा वाला था और कितना डेयर आप फिर से जो है करने के लिए किस तरह से आपको जद्दोजहद करना पड़ा? ये वाकई में जब भी ये चीज़ें मैं याद करता हूँ मेरे रोए खड़े हो जाते हैं अभी भी। क्योंकि जब मैं पहली बार साउथ अफ्रीका आया तो इन सारे लोगों से मैंने मिला था, जिसमें वो केशव मेरा भाई जो उस हादसे का शिकार हुआ जी। तो मैं पूरा वक्त जो था, जब भी मैं साउथ अफ्रीका आया तब से लेके अब तक मैं उसके साथ ही रहा, क्योंकि और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मैं उन लोगों के साथ रहता था। तो एक रात, वो रात बहुत काली रात की तरह हम लोगों के लिए, और बहुत सारी यादें हैं जो उस दिन केशव जब जा रहा था तो वो मेरे साथ, रमज़ान का महीना था और मेरा रोज़ा था उस दिन, तो उसकी नाइट फ्लाइंग थी, नाइट फ्लाइंग पे वो जा रहा था।
तो उसने कहा कि मैं फ्लाइंग से जब आ जाऊंगा तो हम लोग खाना खाने बाहर चलेंगे। तो मैं रोज़ा खोल के वहीं पढ़ते हुए सोफे पे सो गया था। बाकी कुछ देर के बाद कुछ दोस्त आए और उन्होंने बताया कि केशव का जो एयरक्राफ्ट है वो मिसिंग है, रडार पे नहीं है वो। और मेडे मेडे कॉल एक बहुत ही, मेडे का मतलब इमरजेंसी है, बहुत कुछ मतलब खतरनाक कुछ बुरा हुआ है या होने वाला है, ये साइन होता है। तो वो उस एयरक्राफ्ट से मेडे मेडे कॉल आया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के स्कूल में इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई एटीसी की तरफ से और फिर वो बच्चों तक आई, तो ये खबर मेरे तक पहुंची। तो एक्चुअली वो एयरक्राफ्ट में जो इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पहले इंस्ट्रक्टर थे जिनके साथ मैंने पहले इंट्रो फ्लाइट की थी। और मैंने उसमें दो अपने अजीज़ को बहुत, जो दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे, चूँकि एक वो इंस्ट्रक्टर जिसने आपको पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठा के जो चीज़ें सिखाई हों, और एक वो दोस्त, वो भाई जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, इन दोनों को मैंने उस दिन खोया था। तो मुझे इतना भरोसा था, मुझे नहीं पूरे स्कूल को भरोसा था, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी फ्लाइंग इतनी शानदार थी, इतनी अच्छी थी कि कोई भी आंख बंद करके ये कहता था कि स्टैंटन को बिल्कुल वो हवा के साथ खेलता है, उसको जहाज पे इतना कंट्रोल है कि वो किस लिमिट तक जहाज को ले जा सकता है वो। और बाकियों में ये चीज़ शायद होती हो नहीं होती हो, बट स्टैंटन सर के पास ये चीज़ थी। तो हम लोगों को ये इतना यकीन था कि मिडे कॉल है, कुछ इमरजेंसी हुआ होगा एयरक्राफ्ट में, बट हम लोग को इमरजेंसी के लिए भी ट्रेंड किया जाता है कि अगर आपका इंजन फेल हो जाए, इंजन में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप कैसे अपने आप को सेफली आप लैंड कर सकते हैं। इस चीज़ों के लिए भी हम लोग को ट्रेंड किया जाता है। तो ये यकीन था कि कुछ भी हो, स्टैंटन सर प्लेन को कहीं ना कहीं सेफली लैंड कर दिए होंगे। वो हम लोग के अभी कांटेक्ट में नहीं है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि कहाँ है, बट हम लोग इतना यकीन था। फिर उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू शुरू हुआ। चूँकि रात की फ्लाइंग थी, नाइट फ्लाइंग थी, तो रात में थोड़ा सा मुश्किल होता है इन सब सारी चीज़ों को करना। तो सर्च एंड रेस्क्यू में 2-3 हेलीकॉप्टर निकले हमारे एयरपोर्ट से, और काफ़ी मुश्किल, काफ़ी वक्त लगा उन लोगों को खोजने में। जी जी, जाहिर सी बात है। और वो आपके रूममेट थे, तो इस वजह से भी आप बहुत सदमे में थे, और उस वक्त भी हमारी आपसे बात हुई थी। फैसल साहब, आफ्टर ऑल आपने इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और पूरी हिम्मत के साथ, हौसले को आपने खोया नहीं और इस कामयाबी को हासिल किया है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एविएशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं। उन सब के लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए अंसारुल जी, अगर आपको सक्सेस होना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती है। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ना पड़ता है जी। ख़ास तौर से जब मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ तक पहुँचने में, मैंने जितनी मुश्किलों का सामना किया है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शायद आप उस दिनों के मेरे साथी रहे हैं जो एक एक चीज़ को आपने करीब से देखा भी है कि मैं क्या क्या उस वक्त करता था और क्या क्या चैलेंजेस को फेस करता था। और आप लोगों ने मेरी हिम्मत को बरकरार रखा कि नहीं, परेशानी, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, ड्रीम बड़ा है, तो परेशानियाँ भी बड़ी होंगी। यकीनन उसका ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं, जो भी बच्चे हैं, चाहे जिस फील्ड में जाना चाहते हों, वो अपने ड्रीम को सेट करें और उस ड्रीम को हासिल करने के लिए हर वो चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार रहें जो उनको चैलेंज मिलने वाली है, आने वाली है। बिना चैलेंज से लड़े हुए आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। और आपको सिर्फ चैलेंज से ही नहीं लड़ना है, आपको खुद से भी लड़ना है। जैसे में अगर कामयाब होना है तो आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, आपको खाना, भूख, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो चीज़ तो हासिल करना चाहते हैं बट उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक आप ये चीज़ अपने अंदर नहीं लाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मेरे पीपीएल तक में
मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए, वेदर की वजह से फ्लाइंग नहीं होती थी और वक्त मेरा गुजरता जाता था, तो कभी ऐसा होता था कि चूंकि आपके पास एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, आपको सिर्फ फ्लाइंग करनी है, तो घर पे आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो मेरे तो ऐसा होता था कि मैं रात में सो रहा हूँ लेकिन मैं नींद में हूँ फिर भी जागा हुआ हूँ। ऐसी बेचैनी होती थी मेरे अंदर कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, नींद को ख़त्म करनी पड़ेगी, भूख को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके आप एक कामयाब बन सकते हैं। ये मतलब यू कैन नॉट बी रेस्टफुल इफ़ यू वांट बी सक्सेसफुल। जी बिल्कुल बिल्कुल फैसल साहब, कुछ करने के लिए बहुत कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आज के युवा जो कम्पिटिटिव युग है, इसमें अगर आपको कुछ करना है तो नींद चैन सब कुछ हराम करना पड़ेगा। कैप्टन फैसल अजीज साहब, STV न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और साउथ अफ्रीका से सीधा हमसे संवाद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस क्षेत्र में और बेहतर कामयाबी की तरफ जाएं और उस मुकाम को हासिल करें, फाइनली जो फाइनल गोल है आपका उसको हासिल करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।